दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आचार्य माधव राय। दोस्तों नव तारा में सबसे पहला तारा है जन्म तारा। आज इस वीडियो में हम जन्म तारा को समझेंगे। ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्व लग्न को दिया जाता है, यानी आपके फर्स्ट हाउस को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लग्न आप खुद हैं। माई सेल्फ यानी लग्न, लग्न यानी मैं। तो मेरी पर्सनालिटी क्या होगी, मेरे सोचने का तरीका क्या होगा, मेरा स्वभाव क्या होगा, मेरी लाइफ की डेस्टिनी क्या होगी, मेरा अस्तित्व या मेरा जीवन या मेरी पर्सनालिटी कुंडली के 12 घरों में से किस घर से सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगी, अटैच होगी। ये सारी चीजें हम लग्न से जानते हैं, लग्नेश से जानते हैं। ठीक इसी तरह से नव तारा में ये चीज जानने के लिए हम जन्म तारा का अध्ययन करते हैं। जन्म तारा क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, ये मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन जो नए दर्शक हैं या जो नहीं जानते हैं उन्हें एक बार फिर से बता दूं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठते हैं उस नक्षत्र का स्वामी आपका जन्म तारा होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, तो भरणी नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र कहलाएगा और भरणी नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं यानी शुक्र, वो आपका जन्म तारा बनेंगे। तो दोस्तों जन्म तारा का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब चाहते हैं। हम जीवन में चाहते हैं कि हम अपने भौतिक जीवन को और अपने आध्यात्मिक जीवन को, दोनों को बैलेंस रखते हुए दोनों में सफलता प्राप्त करें। और ज्योतिष इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ज्योतिष हमें दिखाता है कि हमारे लिए हमारे जीवन का जो पथ है, हमारे जीवन का जो डोमेन है, वो कुंडली के 12 हाउस में से किस हाउस में मौजूद है। जिस तरह से लग्नेश जिस घर में बैठते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं, वहां आपकी पर्सनालिटी और आपके जीवन का अस्तित्व उस हाउस से जुड़ जाता है। ठीक इसी तरह से जन्म तारा भी 12 घर जो है कुंडली के, उनमें से जिस घर में भी आपका जन्म तारा होता है उस घर से संबंधित और जन्म तारा के कारक तत्वों से संबंधित चीजें आपकी पर्सनालिटी में जरूर मिलती हैं। और इन्हें जान के हम अपने लिए सही दिशा तय कर सकते हैं, सही काम का चुनाव कर सकते हैं, सही आदतों का निर्माण कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। और ये सारी चीजें हमें अपने जीवन निर्माण में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। दोस्तों अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है कि निर्णय लेते समय हम 3 तरह से प्रेरित हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पहले तरीके का निर्णय यानी स्वमत, खुद का मत, यानी खुद के द्वारा लिया गया निर्णय। यानी ये जो निर्णय है ये आपके मैं से आ रहा है। मैं का मतलब होता है अहंकार। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब भी आप अपने जीवन में कोई निर्णय ले रहे हैं और वहां आपका मैं प्रबल है, यानी मैं के भाव से आप निर्णय ले रहे हैं, तो वो निर्णय गलत हो इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अक्सर हमारे जीवन में हम जो निर्णय लेते हैं वो मैं के केंद्र से ही लेते हैं, अहंकार के भाव से लेते हैं। अहंकार के भाव के पीछे बहुत सारे भाव होते हैं। डर हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, दूसरों की नकल करना हो सकता है, खुद को साबित करने की कोशिश करना हो सकता है। ऐसी बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं हमारे मैं के ऊपर होती है। और अगर हम मैं से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं तो निर्णय अक्सर गलत होते हैं। दूसरे तरह का निर्णय हम लेते हैं लोकमत। पहला हो गया स्वमत, दूसरा हो गया लोकमत, परमत, यानी दूसरों के निर्णय पर डिपेंड हो जाना। इसमें हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे धर्म गुरु हो सकते हैं, ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं, सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं।
यानी दूसरों के प्रभाव में आकर निर्णय लेना या दूसरों की बात मानकर निर्णय लेना पर मत कहलाता है। और इनके प्रभाव से लिया गया निर्णय भी अक्सर गलत हो सकता है। लेकिन तीसरे तरह का एक निर्णय होता है, वो होता है ईस मत, यानी ईश्वर के मत से चलना, ईश्वर के निर्णय को समझना। और ये निर्णय जीवन में कभी भी खराब नहीं होता है, ये आपको हमेशा अच्छे परिणाम देता है, ये सबसे अच्छा निर्णय होता है। लेकिन ईश्वर के निर्णय को, ईश्वर के मत को हम कैसे समझें, यहीं पर ज्योतिष हमारी सबसे ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, ज्योतिष कोई मामूली विद्या नहीं है। हजारों साल की परंपरा ने जिन ऑब्जर्वेशंस को समझा, सीखा और उनको ग्रंथों में लिखा, ऐसी एक अमूल्य विद्या है ज्योतिष विद्या। तो ज्योतिष विद्या के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे लिए ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर का मत हमारे लिए क्या है, ईश्वर हमसे कौन सा निर्णय करवाना चाहते हैं। ईश्वर ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से आपको बहुत बड़ी लर्निंग देना चाहते हैं, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको वो आपके लिए सही रास्ते में लाना चाहते हैं। कभी कभी इसका तरीका बहुत विपरीत होता है। कोई दुख देके, कोई तकलीफ देके, कोई समस्या देके भी ईश्वर आपको आपके सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से ये बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और दोस्तों, जन्म तारा को समझ लेना भी इसी कड़ी में आता है। जन्म तारा का मतलब है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी में जन्म तारा का असर है, उसका पूर्ण प्रभाव है। अब जन्म तारा कौन सा ग्रह है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी वो ये कि जन्म तारा किस हाउस में बैठा हुआ है, कुंडली के 12 घरों में से किस घर में आपका जन्म तारा बैठा हुआ है। ये दो चीजें अगर आप गहराई से समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से आप अपने बारे में जान सकते हैं। आपको पता है कि ज्योतिष में हम 9 ग्रहों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो आपका जन्म तारा इन 9 ग्रहों में से कोई भी हो सकता है। तो जो भी ग्रह आपका जन्म तारा है, उसके कारक तत्व आपके जीवन को जरूर प्रभावित करेंगे। और जो भी ग्रह आपका जन्म तारा है और वो जिस हाउस में बैठता है, उस हाउस के गुणों को, उस हाउस के कारक तत्वों को अपने अंदर ले लेता है, जो आपकी पर्सनालिटी में इनबिल्ट होते हैं। यानी जन्म से ही वो गुण, योग्यताएं, क्षमताएं, स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, वीकनेस जो उस ग्रह के कारक तत्वों के अनुसार, और वो ग्रह यानी आपका जन्म तारा जिस हाउस में बैठा है उसके कारक तत्वों के हिसाब से आपके अंदर जरूर मिलेंगे। तो यदि आपका जन्म तारा फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, पहले ही घर में बैठा है, तो इसका क्या मतलब है? फर्स्ट हाउस होता है हमारा खुद का, हमारे व्यक्तित्व का, यानी आप सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हैं, अपने बारे में सोचना। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो मैंने आपको बताया, आपके सोचने का तरीका, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका ड्रेसिंग सेंस, यहाँ तक कि आपका रंग रूप, ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। अब जन्म तारा कौन सा ग्रह है, उसके कारक तत्वों को और ज्यादा जोड़ देंगे तो हम बहुत सारी प्रेडिक्शन अपने बारे में खुद ही जान सकते हैं। यदि जन्म तारा दूसरे भाव में बैठा है, तो दूसरा भाव किन चीजों का है? दूसरा भाव है आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का, आपके संस्कारों का, आपके भोजन का, आपके बचत का, यानी सेविंग्स जो आप करते हैं उसका, और जो धन आप प्राप्त करते हैं उसका भाव है दूसरा भाव। तो इन सारे चीजों से आपका जन्म तारा जुड़ जाता है यदि वो दूसरे भाव में बैठता है। यानी आपकी पर्सनालिटी में,
आपके सोचने के तरीके में, आपकी चाहतों में, ये सारी चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। इन सारी चीजों को आप पसंद करने वाले हो सकते हैं। इन सारी चीजों को पाने की प्रबल इच्छा आपके अंदर हो सकता है, और हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको मिले भी, और आसानी से भी मिले। इसके लिए एक पूरी कुंडली का अध्ययन करना जरूरी होता है। और ये भी हो सकता है कि इन सारी चीजों को पाने के लिए आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करें, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र लगाने होते हैं। जन्म तारा किस भाव में है, कौन सा ग्रह है, मगर वो कैसा है, ये सारी चीजें देखकर ही उसके शुभ अशुभ, अच्छे या बुरे फलों का विचार करना चाहिए। इसी तरह से जन्म तारा जब थर्ड हाउस में बैठता है, तो थर्ड हाउस किन चीजों का है? थर्ड हाउस है आपके छोटे भाई बहनों का, आपके साहस और पराक्रम का, कम्युनिकेशन का, शॉर्ट ट्रेवलिंग, छोटी यात्राएं करने का, सोशल मीडिया का, मार्केटिंग का। इस तरह से थर्ड हाउस इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपका जन्म तारा थर्ड हाउस में है, तो आपकी पर्सनालिटी में, आपके सोचने के तरीके में, आपके जीवन में ये सारी चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। यदि जन्म तारा फोर्थ हाउस में है, तो चौथा घर किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? चौथा घर रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को, हमारा पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति, हमारा घर, हमारी व्हीकल, घर के सुख, और हमारी इंडिविजुअल फैमिली। इन सारी चीजों को फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपका जन्म तारा फोर्थ हाउस में है, तो इन सारी चीजों को पाने की चाहत, या ये सारी चीजें आपको मिली हों, या इन सारी चीजों के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, ये आपका एक थॉट प्रोसेस बन गया हो कि ये चीजें तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इन चीजों से अत्यधिक लगाव, अत्यधिक प्रेम होना स्वाभाविक है जब जन्म तारा आपके फोर्थ हाउस में है। इसी तरह से यदि आपका जन्म तारा फिफ्थ हाउस में है, पांचवें घर में है, तो पांचवा घर किस चीज का है? एजुकेशन का है, पूर्व पुण्य भावों का है, मंत्र का है, यानी मंत्र जाप करना पांचवें घर का एट्रीब्यूट है या सिग्निफिकेशन है। पांचवा घर आपकी इंटेलिजेंस का है, पांचवा घर आपकी संतान का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, इस तरह से आपकी स्किल का है, लर्निंग का है। तो यदि आपका जन्म तारा फिफ्थ हाउस में है, पांचवें घर में है, तो आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में ये सारी चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी आपका अस्तित्व पांचवें घर से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से छठवें घर में यदि जन्म तारा है, तो छठवां घर किन चीजों का है? अक्सर कहा जाता है कि सिक्स्थ हाउस यानी रोग ऋण शत्रु, बिल्कुल रोग ऋण शत्रु का ये हाउस है। लेकिन इसके साथ साथ डेली रूटीन का, कंपटीशन का, प्रारब्ध का, 6 प्रकार के जो दोष बताए गए हैं ज्योतिष में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी चीजों का भी सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस आपके संघर्ष का है, लेकिन सिक्स्थ हाउस सेवा का भी है। तो यदि आपका जन्म तारा सिक्स्थ हाउस में है, तो इन सारी चीजों से आपका जीवन, आपकी पर्सनालिटी जुड़ी हुई है। तो जन्म तारा का अध्ययन करके हम कितनी आसानी से ये जान सकते हैं कि हमें किस तरह की लाइफ स्टाइल बनानी है, किस तरह का जीवन बनाना है, ताकि हम किसी भी हाउस के नकारात्मक चीजों को अपने जीवन में ना आने दें, या अगर वो हमारे जीवन में आ गई हैं तो उनको किस तरह से हम बैलेंस करें, उनको अपने जीवन से किस तरह से रिमूव करें, और किस तरह से अच्छे परिणाम अपने जीवन में उस हाउस के प्राप्त करें। इसी तरह से जब जन्म तारा सेवंथ हाउस में होता है, तो सेवंथ हाउस किन चीजों का है? सेवंथ हाउस है बिजनेस का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, पब्लिक डीलिंग, दूसरे लोग जो भी होते हैं वो सब सेवंथ हाउस से देखे जाते हैं।
तो यदि आपका जन्म तारा 7th हाउस में है तो इन सारी चीजों से आपका जीवन बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि जन्म तारा 8th हाउस में है तो 8th हाउस किन चीजों का है? दुख, पीड़ा, तकलीफ, ऑपरेशन, आयु। लेकिन वहीं पर ज्योतिष, अध्यात्म, गूढ़ ज्ञान, रिसर्च जैसी चीजों का भी 8th हाउस है। तो यदि आपका जन्म तारा 8th हाउस में है तो आप इन सारी चीजों से जुड़े हुए हो सकते हैं या इन सारी चीजों को पाने की इच्छा रखने वाले हो सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये चीजें मेरे जीवन में मैच नहीं हो रही हैं, तो बहुत जल्दी निष्कर्ष पर मत जाइए, क्योंकि ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्व होता है दशा का। जब किसी ग्रह की दशा आती है तो वो उस दशा के अनुसार आपके जीवन को 360 डिग्री तक बदल देती है। आपने देखा होगा, लोगों को बहुत ज्यादा बदलते हुए देखा होगा कि बिल्कुल चेंज हो गए। वो आज कुछ और थे और 5 साल बाद कुछ और हो गए। ये सब ग्रह की दशाओं का प्रभाव है। तो जन्म तारा का अध्ययन करते समय ये भी देखना जरूरी है कि जो आपका जन्म तारा है, यदि उसकी दशा चल रही है तो वो जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के रिजल्ट्स आपको 100% मिलने ही मिलने हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस में वो सारी चीजें जरूर आएंगी। इसी तरह से अब बात करते हैं 9th हाउस की। यदि जन्म तारा 9th हाउस में है तो 9th हाउस किन चीजों का है? 9th हाउस है हमारे पितरों का, हमारे पिता का, धार्मिक और लंबी यात्राओं का, हायर एजुकेशन का, धर्म का, इन सारी चीजों का 9th हाउस है। तो आपका जन्म तारा यदि 9th हाउस में है तो आप इन सारी चीजों से जुड़ चुके हैं। आपका अस्तित्व इनसे जुड़ा हुआ है। आपके अंदर एक जो मेन टेंडेंसी है वो उस हाउस और उस ग्रह से संबंधित जरूर होगी। यदि जन्म तारा 10th हाउस में है तो 10th हाउस किन चीजों का है? 10th हाउस है हमारा प्रोफेशन यानी हमारा कर्म। 10th हाउस है हमारा फेम यानी प्रसिद्धि, हमारे काम करने का तरीका। ये सारी चीजें 10th हाउस से देखी जाती हैं। तो जन्म तारा जब 10th हाउस में होता है तो आप वर्कहोलिक भी हो सकते हैं, यानी अपने कर्म को, अपने प्रोफेशन को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले हो सकते हैं। आप अपने काम से, प्रोफेशन से फेम बनाने की कोशिश करने वाले या फेम चाहने वाले हो सकते हैं। इसी तरह से जन्म तारा जब 11th हाउस में होता है तो 11th हाउस होता है हमारे फ्रेंड सर्कल का, सोसाइटी का, एनजीओ, क्लब। इसके साथ साथ आय प्राप्त करना यानी इनकम गेन्स जो होते हैं वो 11th हाउस से देखे जाते हैं। हमारी जो डिजायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो भी 11वें घर से देखी जाती हैं। इच्छा पूर्ति का हाउस है 11वां हाउस। तो जन्म तारा अगर आपका 11th हाउस में है तो ये सारी चीजें आपके जीवन में जरूर होंगी। आपका बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपका सोसाइटी में अच्छा नाम हो सकता है, सोसाइटी में आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में हो सकते हैं, आप बहुत सारे क्लबों से जुड़े हो सकते हैं, एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं और आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होती होंगी। ऐसी पर्सनालिटी भी आपकी हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी भाव यानी 12वें भाव की, 12th हाउस की। यदि जन्म तारा 12th हाउस में है तो ये 12th हाउस जो है वो बहुत अच्छी चीजों के लिए भी जाना जाता है और बहुत खराब चीजों के लिए भी जाना जाता है। 12th हाउस लॉस का हाउस है, बहुत ज्यादा खर्चों का हाउस है, हॉस्पिटल, जेल खाना, यहाँ तक कि मेंटल प्रॉब्लम, नींद ना आना यानी नींद का हाउस। लेकिन इसके साथ साथ 12th हाउस बेडरूम है, 12th हाउस मेडिटेशन है, योगा है, ध्यान है। ये सारी चीजें भी 12th हाउस से आती हैं। 12th हाउस से हम दान भी देखते हैं। दान, हमारे द्वारा जो दान किया जाता है वो भी 12th हाउस ही होता है। विदेश यात्रा या विदेश जाना, ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम
12th हाउस से देखा जाता है। फॉरेन से रिलेटेड जो भी काम है उसमें 12th हाउस इंक्लूड होता है। लंबी या विदेश यात्राओं में भी हम 12th हाउस को देखते हैं। तो यदि आपका जन्म तारा 12th हाउस में है तो आपके जीवन में ये सारे रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जन्म तारा कौन सा ग्रह है, उसके कारक तत्व बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और इसके अच्छे या खराब परिणाम के लिए आपको ये देखना होता है कि आपका जन्म तारा किस स्थिति में है और दशा का अध्ययन करना होता है। जब उस ग्रह की दशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, तो उसके प्रभाव या उसके रिजल्ट्स आपके जीवन में ज्यादा आते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि सूर्य देव जन्म तारा हो तो पूरे 12 भाव में सूर्य जन्म तारा के रूप में क्या करेंगे, इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप या लाइफ पर्पस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, सही डायरेक्शन चाहते हैं, स्पष्ट दिशा चाहते हैं, अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप में जीवन लिखकर मैसेज भेज सकते हैं। आगे क्या करना है इसकी जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी।